नमस्कार। वर्षा ऋतु के समापन के साथ आगमन हुआ चंद्रमा की चांदनी बिखेरती और शरीर के लिए उत्तम हंसोदक के निर्माण में अग्रसर ऋतु शरद का। ये सूर्य के दक्षिणायन की स्थिति में विसर्ग काल की दूसरी ऋतु है। इसके माह हैं आश्विन और कार्तिक। अंग्रेजी महीने में शरद ऋतु सितंबर से नवंबर के मध्य पड़ती है। इस ऋतु का नाम लेते ही शरद पूर्णिमा की चांदनी को अपने में घोले स्वास्थ्य के लिए उत्तम सुस्वादु अमृतमयी खीर की याद बरबस आ जाती है। ये एक ऐसी ऋतु भी है जिसमें स्वास्थ्य को उत्तम रखने के लिए बड़ी सुंदर प्रथाएं और त्यौहार भी आते हैं। घर में माताओं द्वारा बच्चों और बड़ों को चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा की रात सुई में डोरा डलवाकर और चंद्रमा की ओर देखकर त्राटक का अभ्यास कराना निश्चित रूप से नेत्रों की ज्योति के लिए उत्तम प्रथा है, जो ये संदेश भी देती है कि त्राटक का अभ्यास नेत्र ज्योति के लिए कितना आवश्यक है। शारदीय नवरात्र के समय होने वाले रात्रि जागरण में चंद्रमा की किरण का सेवन, साथ ही इस दौरान किए जाने वाले लंघन और ध्यान का अभ्यास हमें निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य देता है। इस ऋतु के कार्तिक स्नान का महत्व भी अनूठा है। कार्तिक मास में जल स्रोत जैसे नदियों, कुओं इत्यादि को साफ रखना, माँ के समान उनका पूजन करना, इस मास में परंपरागत अनिवार्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और ध्यान आदि के नियम निश्चित रूप से दिनचर्या के महत्व और जल स्रोतों के संरक्षण के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने और उनके द्वारा अभ्यास में लाए जाने का ही प्रयोजन होगा, जिससे हम बदलते मौसम में स्वस्थ रह सकें और हमारी पीढ़ी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन कर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ करे और स्वास्थ्य के लिए उत्तम इन नियम प्रथाओं से अगली पीढ़ी को अवगत कराए। आइए जाने हमारे ऋषि मुनियों ने इस ऋतु में आहार विहार के नियम की क्या जानकारी दी है। वर्षा ऋतु में शरीर शीत मौसम और मेघ से आच्छादित आकाश का अभ्यस्त हो जाता है और शरद ऋतु में चंद्रमा का प्रभाव मध्यम रहता है। जमीन में आर्द्रता और गीलापन रहता है। नेत्रों को सुंदर लगने वाली हरी घास से जमीन आच्छादित हो जाती है, परंतु मेघ यानी बादल कुछ कम हो जाते हैं और बादलों के कम होने से जब सूर्य की किरण शरीर पर पड़ती है तब वर्षा ऋतु में संचित पित्त सूर्य की गर्मी से प्रकोपित हो जाता है। ऋतु प्रभाव से पंचमहाभूतों में से जल और अग्नि की इस ऋतु में अधिकता हो जाने के कारण जल और अग्नि महाभूत प्रधान लवण रस की सृष्टि में अधिकता हो जाती है, अर्थात लवण रस अधिक कार्यकारी हो जाता है, जो स्वयं पित्तवर्धक है। पित्त जो स्वयं में उष्ण, स्निग्ध, तीक्ष्ण, द्रव गुण प्रधान होता है, इसलिए इसमें अग्नि की प्रधानता होते हुए भी जल महाभूत की उपस्थिति का बोध होता है और पित्त के बढ़े होने के बावजूद अग्नि मंद हो जाती है, क्योंकि उष्ण गुण के सापेक्ष द्रवांश की वृद्धि होती है और जैसे जलते हुए आग पर गर्म पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है, उसी प्रकार पित्त के बढ़ने के बावजूद हमारी अग्नि मंद हो जाती है। ये मंद अग्नि अनेक रोगों का कारण है, इसलिए हमें आहार विहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार को दूर करना। इसलिए शरद ऋतुचर्या में हमारे ऋषियों ने इस ऋतु में प्रकोपित पित्त को कंट्रोल करने और भूख बढ़ाने वाली आहार विहार की व्यवस्था की है। हमारे भोजन में बढ़े हुए पित्त को शांत करने वाले मधुर तिक्त कषाय रस या टेस्ट, साथ ही पचने में हल्के वीर्य में शीत द्रव्यों को शामिल कर बहुत भूख लगने पर ही इनके सेवन करने के निर्देश दिए हैं। इस ऋतु में अम्ल, लवण और कटु रस का सेवन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल समझ इन रसों का सेवन नहीं या न्यूनतम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे द्रव्य पित्त को प्रकोपित कर रक्त धातु की भी दुष्टि कर अनेक पित्तज रोग और ब्लड डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं, जैसे गले और छाती में जलन होना, खट्टी डकार का आना, त्वचा के रोग होना, खूनी बवासीर होना, नाक से खून आना, बाल झड़ना, बालों का पकना, पेशाब में जलन होना, शरीर में ऐसा महसूस होना जैसे बुखार से शरीर जल रहा हो, आंखों में जलन होना, मुख में छाले पड़ना इत्यादि। आइए जाने कुछ द्रव्य जिनमें मधुर रस होता है और क्यों हमें इनका सेवन करना चाहिए। मधुर रस शीत होता है, अतः पित्त से उत्पन्न दाह को शांत करने में मदद करता है। इस रस से युक्त फल, सब्जी और अन्न इस ऋतु में पित्त के बढ़ने से होने वाले रोगों के लिए पथ्य है।
ये 7 धातुओं यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पोषित कर, ओज की वृद्धि कर, शरीर को बल प्रदान कर, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कुछ मधुर द्रव्य हैं शहद, शक्कर, मिश्री, दूध, केला, नारियल, अखरोट, फालसा, शतावरी, घी, किशमिश, ईख, मुलेठी इत्यादि। चलिए अब जानते हैं कि तिक्त रस हमें किस प्रकार सेवन करने से लाभ देता है। तिक्त द्रव्यों का सेवन इस ऋतु में बढ़े पित्त को शांत कर दाह, ज्वर, मूर्छा और प्यास को शांत करता है। ये शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। हालांकि ये खुद स्वाद में अरुचिकर होता है, पर इस ऋतु में मंदाग्नि से उत्पन्न भोजन की अनिच्छा को मिटाकर भोजन के प्रति रुचि को बढ़ाता है। इसका उचित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। कुछ तिक्त रस युक्त द्रव्य हैं करेला, चंदन, नीम, चिरायता, हल्दी, गिलोय, खस, वासा इत्यादि। इस ऋतु में तिक्त घृत का सेवन हमें अनेक पित्त विकारों से बचाता है। ये गाय के घी और तिक्त औषध जैसे नीम की छाल, गिलोय, अड़ूसा की जड़, परवल की पत्ती और छोटी कटेरी से सिद्ध कर बनाया जाता है। इसका सेवन भोजन के पहले उष्ण जल से करना प्रशस्त है। अब बात करते हैं एक और रस की जो इस ऋतु में सेवन करना चाहिए, और वो है कषाय रस, जो इस ऋतु में बढ़ने वाले पित्त का शमन तो करता ही है, साथ ही इस ऋतु में फोड़े फुंसी से बचाव कर हमारी त्वचा को स्वस्थ और निर्मल रखता है। कषाय रस हरड़, बहेड़ा, शहद, कच्ची खजूर, कमल ककड़ी, आंवला इत्यादि में होता है। इस ऋतु में प्रकृति हमें मधुर तिक्त कषाय रस से पूर्ण द्रव्य प्रचुर मात्रा में देती है। आइए इन द्रव्यों को पुनः अवलोकन करें। इस ऋतु में सब्जियों में लौकी, निनुआ, तोरई, कद्दू, अत्यंत कोमल सफ़ेद पेठा, परवल, गिलकी, छोटी चौलाई, कच्चे केले की फली, कुंदरू आदि का सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में सेवन योग्य मेवा है मुनक्का, किशमिश, अंजीर, सूखा नारियल, खजूर इत्यादि। फल जैसे कच्चा हरा नारियल, सीताफल, चीकू, अमरूद, द्राक्षा, आंवला, मौसमी, ताज़ा अंजीर, पका केला, पका पपीता का सेवन किया जा सकता है। अन्न जैसे जौ, सफ़ेद छाली चावल, गेहूँ, ज्वार, रागी इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। दाल में मूंग, मसूर, मोट आदि खाई जा सकती है। शरद ऋतु में लाभकारी मसालों में हैं धनिया, इलायची, जीरा, हल्दी और सौंफ। इन द्रव्यों का आहार में मात्रा पूर्वक सेवन भूख लगने पर ही करना चाहिए। भोजन पकाने के लिए जहाँ तक हो सके घी इस्तेमाल करना चाहिए। घी शीतल होता है और पित्त का शमन भी करता है। नारियल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। इस आहार विहार के बाद भी यदि पित्त बढ़ा हो तब शरीर से बड़े पित्त के निष्कासन के लिए अपने निकट के पंचकर्म सेंटर पर विरेचन यानी पंचकर्म की वह विधि जिससे कुपित दोष पेट में लाकर अधोमार्ग से निकाले जाते हैं, और रक्त मोक्षण जिसमें विभिन्न विधि से दूषित रक्त शरीर से निकालकर पित्त को शांत किया जाता है, कराना चाहिए। हमने पहले अंशोदक का उल्लेख किया था। आइए जानें शरद ऋतु में बनने वाला अमृत में नेचुरल ड्रिंक हंसोदक आखिर क्या होता है। दिन में सूर्य की किरण से गर्म, रात्रि में चंद्रमा की किरण से शीतल होने की वजह से और अगस्त्य तारा के इस ऋतु में प्रकट होने से और उसके प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक कहलाता है। यह पवित्र और साफ हंसोदक शरद ऋतु में पीने से पित्त का शमन करने वाला और अमृत के समान फल देने वाला होता है। इसका नाम हंसोदक रखने का कारण माना जाता है कि यह जल इतना साफ और गुणकारी होता है जितना साफ और शुद्ध जल हंस पीते हैं। इस ऋतु में अपने आसपास सुंदर खुशबूदार पुष्प लगाएं, साफ हल्के रंग की और सूती कपड़े पहने। चंद्रमा की किरण का चंद्रोदय होने के बाद शुरू के कुछ घंटे ही यानी रात्रि के प्रथम प्रहर में सेवन करना चाहिए। रात में ओस में नहीं बैठना चाहिए। इस ऋतु में अपने घर पर तिक्त घृत, सूखा पेठा, पेठे का मुरब्बा, आंवला चूर्ण, आंवला का मुरब्बा, आंवला कैंडी, षडंग पानीय, त्रिफला अवश्य रखें। यदि मिथ्या आहार विहार से कभी ज्वर हो जाए और व्यक्ति प्यास से व्याकुल हो तो षडंग पानीय का सेवन लंघन और लघु भोजन के साथ करने से शीघ्र राहत मिलती है। इसके द्रव्य हैं नागरमोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध बाला और सौंठ। ये आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से उपलब्ध रहता है। इस ऋतु में त्रिफला यानी हरड़ बहेड़ा आंवला का संभाग चूर्ण
3 ग्राम की मात्रा से गर्म पानी के साथ रात को सेवन करने से सुबह पेट साफ होकर रोग मुक्त रखने में मदद करता है। पेठे और आंवले का मुरब्बा रुचिकर, सुस्वादु और बलवर्धक है। आइए जानें कि शरद ऋतु में हमें क्या नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु में धूप का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में ओस से बचना चाहिए। वसा, चर्बी, तेल तीनों पित्तवर्धक हैं, अतः इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कटु, अम्ल, लवण रसों का सेवन नहीं करना चाहिए। कटु मतलब मिर्च, गरम मसाला इत्यादि। अम्ल पदार्थ जैसे सिरका, मट्ठा, शराब इत्यादि। अधिक मात्रा में नमक, देर से पचने वाला भारी भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में सोना बंद कर देना चाहिए। हालांकि वृद्ध, बालक, गर्भिणी के लिए ये नियम नहीं है। शेष सभी शवासन में थोड़ी देर थकावट मिटा सकते हैं। पूरब की तरफ से आने वाली वायु का सेवन छोड़ देना चाहिए। इस हवा में आर्द्रता होती है, जिससे आर्थराइटिस के पेशेंट में दर्द बढ़ सकता है। शरद ऋतु में अनेक रोग प्रबल होते हैं, परंतु शरद ऋतुचर्या में बताए गए आहार विहार के नियम का पालन करके हम स्वस्थ एवं प्रसन्न रह सकते हैं। यदि रोग प्रबल हो तो किसी कुशल वैद्य की देखरेख में चिकित्सा कराने के लिए जाया जा सकता है। धन्यवाद।